स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? देखो, नाम से लग रहा है फोटो और सिंथेसिस, दो वर्ड से मिलके बना है फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब किसी भी पदार्थ का संश्लेषण होना, और फोटो मतलब लाइट, मीन्स लाइट की प्रेजेंस में किसी भी पदार्थ का संश्लेषण किस में होता है? फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस में हमें पता है, हम एक रिएक्शन लिखते हैं CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, और ये यहाँ लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होता है वर्णक, और उससे ऑर्गेनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ मतलब शर्करा, शुगर प्लस ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में निकलती है। तो ये हमारी रिएक्शन होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उनमें क्या है? क्लोरोफिल है, पिगमेंट है। ये पिगमेंट ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में हम कहते हैं होता है, या जो भी एरियल पार्ट हैं जो ग्रीन कलर के हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसको एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है वो किसको एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट को। ये एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? ये सनलाइट की प्रेजेंस में इस H2O का, जल का क्या होगा? जल अपघटन होगा, अर्थात इसका ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण होने से क्या होगा? साथ में तो इसके ऑक्सीजन निकलेगी इसका ऑक्सीकरण होने से, और साथ में ATP तथा NADPH2 बनते हैं, ऊर्जा बनती है। ये NADPH2 और ATP ये फिर इस CO2 का रिडक्शन करने के काम आते हैं, अपचयन करने के काम आते हैं, और इसका अपचयन होने से क्या बनेगा? शर्करा का निर्माण होगा। तो इस तरीके से हमने कहा यहाँ H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, जिससे ऑक्सीजन निकल रही है, और यहाँ CO2 का अपचयन होके क्या बन रहा है? ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहे हैं। और तो इसमें एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा है, एक जगह अपचयन। तो ये फोटोसिंथेसिस है, वो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। और ये फोटोसिंथेसिस भूमंडल की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जिससे संपूर्ण जीव जगत को ऊर्जा मिलती है, भोजन मिलता है, और O2 तथा CO2 का बैलेंस बना रहता है। ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो दो कारणों से यूनिक होती है। पहला तो ये सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो एनर्जी ट्रैपिंग रिएक्शन है। अभी हमने कहा संपूर्ण जीव जगत को एनर्जी और फूड कहाँ किससे मिलती है? फोटोसिंथेसिस से। तो सनलाइट से सिर्फ इसी रिएक्शन की वजह से एनर्जी और फूड बनता है। दूसरी चीज, यह पौधों की केवल हरित लवक युक्त कोशिकाओं में ही संपन्न होती है, जिनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सिर्फ वही संपन्न होती है, अपवाद स्वरूप कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के। तो ये है फोटोसिंथेसिस। इसकी अलग अलग डेफिनेशन देखें तो जैसे जल तथा CO2 द्वारा, अभी रिएक्शन में देखा था जल है और CO2 द्वारा पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। या फिर प्रतिदीप्तिमान हरित कोशिकाओं में CO2 तथा हाइड्रोजन दाता द्वारा कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या फिर रेबिनोविच ने भी एक डेफिनेशन दी थी कि जीवनीय तापक्रम पर जल, जो कि क्या है? हाइड्रोजन दाता, तथा CO2 के मध्य सुग्रहीकृत प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब जीवनीय तापक्रम पे होना चाहिए, और उसमें जल तथा CO2 इन दोनों के मध्य सुग्राहीकृत
प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण तथा अपचयन, अभी कहा था ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं। अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये डेफिनेशन किसने दी थी? रेबिनोविच ने। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री देखें फोटोसिंथेसिस की, तो सबसे पहले 1771 में प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन को उप उत्पाद के बारे में बनना बताया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस में उप उत्पाद के रूप में बनता है। उसके बाद जेन इंजन होज, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की जो सनलाइट है इसको क्या बताया? महत्वपूर्ण बताया, आवश्यक बताया। फिर सेसर ने 1804 में H2O को प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी बताया, और सेनेबियर ने CO2 को 1782 में आवश्यक बताया, और इंजन हर्ज ने साथ में ही बताया कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में 1779 में क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक मैटर बनता है, शर्करा। और 1837 में ड्यूट्रोचेट ने प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का महत्व के बारे में बताया। उसके बाद 1905 में ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारक का नियम दिया। उसके बाद 1941 में रूबेन, रेंडल तथा केमन ने आइसोटोप्स का यूज करते हुए ये प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो O2 बनती है वो H2O से आती है। हमेशा ध्यान रखना, याद रखना इम्पोर्टेंट भी है। रूबेन, रेंडल तथा केमन, इन्होंने बताया था 1941 में कि फोटोसिंथेसिस में जो O2 निकलती है वो कहाँ से आती है? H2O से, ना कि CO2 से। तो ये ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि O2 बनती है वो कहाँ से आती है? तो H2O से। उसके बाद में 1949 में केल्विन ने C14 रेडियो आइसोटोप का यूज करके फोटोसिंथेसिस की डार्क फेज जो है उसके बारे में बताया। 1954 में आर्नन और उसके जो भी सहयोगी थे उन्होंने फोटोफॉस्फोरिलेशन की खोज की। फिर 1957 में केल्विन और बेसम के साथ प्रकाश संश्लेषण का इन्होंने C3 या केल्विन साइकिल की खोज की, और उसके लिए केल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज भी मिला। फिर 1957 में एमर्सन ने रेड्रॉप और एमर्सन इफेक्ट तथा फोटोसिंथेटिक एनहेंसमेंट, इस इमर्सन इफेक्ट को ही फोटोसिंथेटिक एनहेंसमेंट भी कहते हैं, इनकी खोज की, और उसी के आधार पर दो फोटो सिस्टम की खोज हुई जिसे फोटो सिस्टम फर्स्ट PS1 और PS2 कहते हैं। फिर 1963 में पार्क एंड पोन ने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस के हम आगे पढ़ेंगे, दो टाइप फोटोसिंथेसिस है वो दो अभिक्रियाओं के थ्रू कंप्लीट होती है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। तो इन्होंने कहा, जो पार्क एंड पोन ने बताया 1963 में कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो हमेशा ग्रेना के जो थाइलेकोइड होते हैं वहाँ संपन्न होती है, जबकि जो डार्क रिएक्शन होती है केल्विन चक्र वो मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में संपन्न होता है। और लास्ट में 1966 में हैच और स्लैक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो CO2 का अपचयन या CO2 फिक्सेशन की जो C3 साइकिल हम पढ़ते हैं उसका एक अल्टरनेटिव पाथवे बताया जिसे C4 साइकिल कहते हैं। उसकी खोज किसने की? हैच एंड स्लैक ने। तो ये है इसका फोटोसिंथेसिस का हिस्ट्री। उसके बाद हम देखें इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का। तो अभी हमने देखा था कि पहली बात तो ये क्या है, भूमंडल पे जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भोजन का स्रोत है। इसी से भोजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई भी जीव जंतु है वो पौधों पे ही निर्भर होते हैं, और पौधे क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की सहायता से
भोजन बनाते हैं। दूसरी जो भी एनर्जी मिलती है वो इसी के थ्रू मिलती है। तीसरा, जो भी भूमंडल पे CO2 O2 का जो भी बैलेंस बना हुआ है वो भी इसी की वजह से बना हुआ है। और साथ ही जो भूगर्भीय अपनी संपदा है, जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब भी अतीत के युगों की फोटोसिंथेटिक कैपिटल का प्रतिनिधित्व ही करते हैं। ये भी उसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाले जैसे प्राकृतिक रेसे, जो भी मेडिसिन्स हैं, विटामिन, पिगमेंट्स, ये सब भी इसी से प्राप्त होते हैं। तो ये है इसका इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम देखें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है, ये क्योंकि हम कहते हैं एनर्जी सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस का सिर्फ और सिर्फ लाइट है, वो भी सनलाइट है। और ये जो लाइट क्या होती है, हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम का ये जो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये वाला, इसी को हम लाइट कहते हैं। लाइट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम का सिर्फ ये विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट कहलाता है। और इसकी ये वेवलेंथ कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम या 390 नैनोमीटर से 7600 एंगस्ट्रॉम या 760 नैनोमीटर की इसकी परास होती है, रेंज होती है। तो यहाँ ये देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये विबग्योर से चलता है, VIBGYOR। इसमें क्या है? V क्या है? वॉयलेट, I क्या है? इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R रेड। ये इसमें 7 कलर होते हैं। क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसमें 7 कलर हैं। और जो सनलाइट दिखती है हमें वो कैसे होती है? वाइट कलर की। और ये वाइट कलर की जो सनलाइट है वो इन 7 कलर से मिलके बनी होती है। तो जो वॉयलेट होता है उसकी तरंग दैर्ध्य या जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो 390 से 430 नैनोमीटर होती है। फिर ब्लू की 430 से 470, ऐसे करके, जैसे लास्ट में रेड की है 650 से 760 नैनोमीटर। तो ये इनकी वेवलेंथ की रेंज होती है। अब ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, उसके इस साइड में कौन है? अल्ट्रावायलेट है, फिर एक्सरेज है, फिर गामा रेज है। इधर चलें तो इंफ्रारेड और इलेक्ट्रिक रेडियो वेव्स हैं। तो ये अवरक्त किरणें हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइट है या फिर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके आगे की साइड में है, उनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। मतलब अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य लाइट जो अपना विजिबल स्पेक्ट्रम है, दृश्यमान जो स्पेक्ट्रम है उससे ज़्यादा होती है। जबकि वॉयलेट रेज, UV जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनकी वेवलेंथ कम होती है। और ये वेवलेंथ होती है वो हमेशा एनर्जी की क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हमने कहा कि इंफ्रारेड है, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, मतलब उसकी एनर्जी क्या होती है? कम। और UV रेज की वेवलेंथ कम होती है, मतलब उनकी एनर्जी विजिबल स्पेक्ट्रम से क्या होता है? ज़्यादा होती है। तो ये है हमारा दृश्यमान स्पेक्ट्रम, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये विकिरण जो हैं वो तरंग के रूप में गमन करते हैं, और इन प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं। याद रखना, प्रकाश की किरणों में जो उच्च ऊर्जा के कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फोटोन। और इन फोटोन में जो निहित ऊर्जा होती है उसको क्वांटम कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के एक अणु के रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए 8 फोटोन की आवश्यकता होते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस की क्वांटम आवश्यकता कहते हैं।
पुनः अवशोषित या वेव होने वाले प्रत्येक क्वांटम या फोटोन से मुक्त होने वाले O2 अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? क्वांटम यील्ड कहलाती है। अब उसके बाद हम देखें कि ये फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें हमने कहा जो पिगमेंट होते हैं, पर्णहरित होता है या जो भी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। और ये पिगमेंट हैं वो कुछ विशिष्ट प्रकार की जो वेवलेंथ है उनका तो दक्षतापूर्वक अवशोषण करते हैं, जबकि अन्य जो वेवलेंथ की जो तरंगें होती हैं उनको क्या कर देते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। तो हम यहाँ एक तो क्लोरोफिल का ए और बी का और एक बीटा कैरोटीन, ये क्लोरोफिल ए और बी का और एक बीटा कैरोटीन का, इनका अवशोषण वर्णक्रम देखते हैं। तो पर्णहरित ए है वो 600, पर्णहरित ए देखो यहाँ 450 के आसपास, ये ए है जो डार्क लाइन है वो, तो यहाँ लगभग क्या है ये 450। तो ये 450 जिसका कौन सी लाइट होती है? नीला प्रकाश होता है, उसको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और उसके साथ ही ये 700 के आसपास, यहाँ 680 या 700 के आसपास क्या करता है? लाल प्रकाश, इन दोनों को ज़्यादा अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल ए और बी है, क्लोरोफिल ए है वो नीले और लाल प्रकाश का अवशोषण ज़्यादा करता है। जबकि यहाँ पे देखो ये 540 से यहाँ ये 580 के बीच में, यहाँ पे ये जो ग्रीन या हरा रंग की लाइट होती है उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता, इसको उत्सर्जित कर देता है। इसी कारण जो हरा प्रकाश होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की दर क्या होता है? सबसे कम होती है, जबकि नीले और लाल में सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे ही क्लोरोफिल बी का हम देखें तो ये देखो 680 नैनोमीटर की जो तरंगदैर्ध्य है उसका अवशोषण ज़्यादा कर रहा है। ऐसे ही हम बीटा कैरोटीन का देखें तो बीटा कैरोटीन भी 450 से 460 के आसपास, यहाँ पे ये अवशोषण इसका सबसे ज़्यादा कर रही है इस तरंगदैर्ध्य का। तो ये था इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम। थैंक यू। आगे कल हम देखते हैं, आगे की वीडियो में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं।